हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने राज्यसभा तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था विद थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर। मतलब हम लोगों ने 1 से लेकर के अनुच्छेद 80 तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है अभी तक पॉलिटी के सेक्शन। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी होगी जाके देखिएगा, मस्ट है, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कराया गया है, एमसीक्यूज़ भी उसी साथ कराए गए हैं और वन लाइनर भी। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको वहाँ से मिलेगा। बिना किसी की फर्जी की बात हुए टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट रह करके वहाँ पर सारी चीज़ें की गई हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों की बारी है लोकसभा की, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं। हम लोग अब अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 81 लोकसभा जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। हम लोग पढ़े हैं भाग 5 में। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है। इसी में जो है विभिन्न प्रकार के अध्याय हैं, मतलब 5 अध्याय हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में आ जाता है अनुच्छेद 52 से 78 तक, ठीक है, ये आ जाता है। अब ये दूसरा अध्याय शुरू होता है अनुच्छेद 79 से आ जाएगा 122 तक, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान देनी है। अब उसी अध्याय दूसरे में आ जाता है राज्यसभा, लोकसभा और संसद वगैरह आ जाती हैं। ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है, कैसे लोकसभा है, लोकसभा के क्या कार्य प्रणाली है, लोकसभा कैसे कैसे कार्य करेगी और अन्य सारी बातें भी लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 और उसके आगे के प्रावधानों में किए गए हैं। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें वर्तमान में कितनी हैं? हो सकती हैं 550 हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सीटों का समापन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया है। ये अभी हम लोग आगे देखें, ठीक है। अधिकतम सीटें 550 हैं। राज्यों में कितनी हो सकती हैं? 530 हो सकती हैं। जब राज्यों में 530 हो गई तो केंद्र शासित प्रदेशों में 20 हो सकती है केवल, ठीक है, 20 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें, मतलब 550 होनी चाहिए लेकिन 543 सीटें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो लोकसभा अनुच्छेद 75(3) है हमारे संविधान में, इसमें क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद, मतलब लोकसभा के कुछ सदस्य होंगे और उन सदस्यों से कुछ सदस्यों से मिलाकर के मंत्रिपरिषद बनेंगे। तो हम लोग ये पढ़े हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब अगर लोकसभा का उत्तरदायित्व की बात होती है, मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की बात होती है, तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। और हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 75(2) में लोकसभा मतलब जो मंत्री होते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये चीज हम लोग पहले के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आगे कुछ भी मिलेगा वो सब हम लोग पढ़ते जाएंगे और आगे की पीछे की चीजें आगे भी रिवाइज होती जाएंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 331 आ गया। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 331 उसमें भी ये सब चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आगे तो खत्म हो गई, हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे और जो चीजें जितनी बार आती हैं उतनी बार हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये पहले पढ़ चुके हैं आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 331 में क्या है, हम लोग देखते होंगे राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया था, ठीक है, संविधान में। तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करेगा। कब करेगा? ऐसे नहीं, कभी भी कर देगा। यदि सदन में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, मतलब सदन में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो राष्ट्रपति होता है वो दो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करता है जब उनका सदन में जो है प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होता है, ठीक है। परंतु 104वां संविधान संशोधन 2019 हुआ, आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को निष्प्रभावी कर दिया। निष्प्रभावी कर दिया गया मतलब 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी कर दिया गया। मतलब अब 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करेगा। कब से? 25 जनवरी 2020 से। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 17वां जो लोकसभा हुआ था वो 2019 में हुआ था, मतलब 19 से 24 तक होगा। मतलब ये प्रावधान तो संविधान संशोधन 2019 में आया, लागू 2020 से हुआ। मतलब जो है 2019 में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जो नियुक्त हुए होंगे वो अभी तक बने रहेंगे, ठीक है। मतलब जब तक कार्यकाल उनका समाप्त नहीं होगा, मतलब अगली लोकसभा से ऐसा चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो अनुच्छेद 331 हो गया ये। अब अनुच्छेद 330 देखते हैं, लोकसभा से ही संबंधित है। लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। और ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्रमशः कितनी होती हैं? तो जातियां जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैं 84 होती हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से पुटअप होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब
हम लोग ये भी देखते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित होती है और इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जबकि संविधान में नहीं किया गया है। ऐसा वर्णन आरपीए एक्ट 1950 के अंतर्गत किया गया। मतलब सीटों का आवंटन लोकसभा में आरपीए एक्ट 1950 मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में किया गया है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान दे दीजिए। अब लोकसभा में जो राज्यवार सीटें हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। ये सारी सीटें जो राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है, ये किस आधार पर किया गया है? मतलब आधार तो जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए? मतलब 1951 में भी जनगणना हुई, 1961 में भी जनगणना हुई, 1881 में भी जनगणना हुई, तो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परंतु प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन है, ये तो लोकसभा का निर्वाचन हो गया। राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन जो होता है, उसका जो विभाजन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। यहां से कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकसभा की सीटों का जो राज्यवार आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर है और राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन है वो 2001 की जनगणना पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये 84वें संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अच्छा, 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह निर्धारण किया गया था और यह निर्धारण किया गया था मतलब जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया था, ये कब तक लागू होगा? कहने का मतलब ये है, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 हुआ, ये कहा गया कब तक लागू होगा? 2026 तक लागू होगा ये चीजें। ठीक है, ये चीजें 2026 तक लागू रहेंगी। इसके बाद जो है जनसंख्या के आधार पर नया नियम लाया जाएगा। ठीक, अब जो हमारे यहाँ लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, एफपीटीपी होता है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब पोस्ट सिस्टम है, आप मत दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पास्ट जो पास्ट हो गया मतलब पास हो गया, कहने का मतलब ये है, मतलब जो पहले किसी से भी आगे निकल गया। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये आवश्यक नहीं है, कोई भी जो खड़ा होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, उसको 50% सीटें आवश्यक हैं। अगर किसी को 10% भी सीटें प्राप्त हैं, 10% मत भी प्राप्त है अन्य से, लेकिन ज्यादा है, अन्य को 8 है, 9 है, 7 है, तो भी 10% वाला जीत जाएगा। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही होता है। ठीक, ध्यान देना है। अब इन लोगों का निर्वाचन कैसे होता है? हम लोग निर्वाचित करते हैं। कैसे निर्वाचित करते हैं? मताधिकार के आधार पर। और हम लोगों को मत देने का अधिकार मतलब किस उम्र के लोगों को प्राप्त होता है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्राप्त होता है। 18 वर्ष दी गई है, मतलब जो 18 वर्ष के हो गए हो वो मत दे सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले ये क्या था? 21 वर्ष था। ये ध्यान देना है, इसके पहले 21 वर्ष था। जो 21 को था वो 61वें संविधान संशोधन को हटा दिया गया। मतलब 61वां संविधान संशोधन 1989 को लाया गया और इसमें यह कहा गया कि 21 वर्ष की आयु अब नहीं मानी जाएगी। अब 18 वर्ष के जो 18 वर्ष के जो आयु वाले व्यक्ति होंगे वो अब मत दे सकते हैं। तो अब हम लोग 18 वर्ष के होते हैं तो मत देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन पहले 21 वर्ष था। ठीक है, ये ध्यान देना। और ये जो वयस्क मताधिकार है ये गुप्त मतदान द्वारा होता है, मतलब गुप्त मतदान होता है। हम लोग देखते हैं ना, चाहे ईवीएम मशीन के द्वारा हो, चाहे बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होते हैं, लेकिन वो गुप्त रखे जाते हैं, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देनी है। ये नहीं खुला मतदान होता है, सबको पता चल जाए कि बता दिया ये इसको वोट दे रहे हैं, ये इनको वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। गुप्त मतदान के आधार पर मतदान होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, 18 वर्ष के लोग मतदान करते हैं। और कब ये प्रावधान किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ये प्रावधान किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं योग्यता क्या होती है। योग्यता किसकी? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो। 24 वर्ष होगा तो नहीं लड़ पाएगा, 24 वर्ष 364 दिन होगा तो भी नहीं लड़ पाएगा, 363 दिन। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर 25 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 25 वर्ष एक दिन भी हुआ तो भी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। लाभ का पद धारण ना करता हो, ये इंपॉर्टेंट है। पागल ना हो या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब ये नहीं कि दिलवाला, दिलवाला नहीं, दिवालिया मतलब जो बैंकरप्सी हो गया हो, मतलब जो विजय माल्या टाइप का हो गया हो। ठीक है, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। और संसद अन्य योग्यताएं निर्धारित कर सकते हैं। यहां से ये इंपॉर्टेंट आ जाता है
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सदस्यों के संबंध में नियम कौन निर्धारित करता है, योग्यताएं कौन निर्धारित करती है? तो कौन निर्धारित करती है? संसद योग्यताएं निर्धारित करती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल ये 5 वर्ष होता है। अब 5 वर्ष यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब से होता है 5 वर्ष? चुनाव जीतने के बाद से शुरू हो जाता है कि नहीं? या मतलब मतगणना से शुरू हो जाता है, या मतगणना के बाद रिजल्ट आया तब से शुरू हो जाता है, या जब जीतते हैं उसका पहले अधिवेशन पर जाते हैं तब से शुरू होता है? तो पहले अधिवेशन की तिथि से ये शुरू होता है। ठीक है, ध्यान देना है। अब 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि शाश्वत 5 वर्ष हो गया, एकदम फिक्स हो गया 5 वर्ष, ऐसा नहीं है। पहले भी विघटित हो सकता है, पहले भी समय से पूर्व भी विघटन हो सकता है। और विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विघटन का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है, ना कि संसद को, ना कि किसी और को। ठीक है, राष्ट्रपति पहले विघटित करते हैं, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अभी पढ़ते हैं उसके, वो भी मिलेगा आगे। ठीक है, आपातकाल में अब इनका कार्यकाल जैसे 5 वर्ष है। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल 5 वर्ष होगा, ना 5 वर्ष से कम होगा, ना 5 वर्ष से ज्यादा होगा, दोनों हो सकता है। 5 वर्ष से कम की भी कुछ स्थितियां हैं और 5 वर्ष से ज्यादा की भी कुछ स्थितियां हैं। 5 वर्ष से कम की स्थितियां क्या है? राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। ठीक है, 5 वर्ष से ज्यादा की क्या स्थिति है? आपातकाल में। आपातकाल में कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। एक बार में लेकिन बढ़ाया जाएगा कितना? केवल 1 वर्ष। और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जब इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लाया गया था, तो 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना। और ये देखिए, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद, मतलब यदि आपातकाल लागू है, लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब आपातकाल की उद्घोषणा नहीं है, आपातकाल खत्म हो गया है, लेकिन उसके पश्चात जो ये लोकसभा का विस्तार है, ये 6 माह से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से ये अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक लोक कार्यकाल आ गया। अब कार्यकाल आ गया, ठीक है। अब लोकसभा का स्थगन होता है, लोकसभा की कार्यवाही होती है, लोकसभा का स्थगन भी होता है, लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है, सत्रावसान भी होता है और विघटन भी होता है। ठीक है, तो लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का स्थगन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब देखिए, सत्र अनुच्छेद 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। अनुच्छेद 85 में क्या है? तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का आह्वान करना मतलब बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र का समापन करना और विघटन करना, ये तीनों अधिकार किसके हैं? ये तीनों के तीनों अधिकार राष्ट्रपति के हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 भी इसका ध्यान देना है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का आह्वान करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीनों राष्ट्रपति के कर्तव्य हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अब यहां से ये चीज ध्यान देनी है, अनुच्छेद 85(1) में क्या है, मतलब 85 के ही अंतर्गत है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, मतलब सत्र को बुलाता है। आहूत का मतलब बुलाना हो गया, पहले बुलाएगा। कौन बुलाएगा? अभी ऊपर देख चुके हैं 85 के तहत सत्र के आह्वान, सत्रावसान और विघटन। स्थगन ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थगन और विघटन दोनों में डिफरेंस है। स्थगन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और विघटन क्या होता है? ये विघटन आ गया, कार्यकाल से पहले अधिवेशन की तिथि से विघटन अगर करना है तो राष्ट्रपति करेगा। स्थगन मतलब कार्यवाही का स्थगन कर दिया, संसद का सत्र चल रहा हो, उसमें कोई बात हो गई, लोग ज्यादा बवाल मचा रहे हैं, वहां के हम लोग देखते रहते हैं ना, लोग बवाल मचा रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो स्थगित कर देती है, बाद में आइएगा, है कि नहीं? ये होता है स्थगन, और वो उस समय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, लेकिन विघटन राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये देखते 85(1) में राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन के अधिवेशन को बुलाता है, मतलब आहूत करता है। ठीक है, अब अधिवेशन बुलाया, कहां बुलाएगा? हम लोग जानते हैं संसद में बुलाता है, लेकिन समय और स्थान मतलब संसद और स्थान मतलब संसद और समय, स्थान और समय, ये कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जब चाहे और जहां ठीक समझे वहां बुला सकता है, वो उसे आहूत कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जैसे लखनऊ में होता है,
इसको एक बार प्रयागराज में भी बुलाया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी हिसाब से राष्ट्रपति भी जो है लोकसभा का जो अधिवेशन होता है वो कहीं भी आहूत कर सकता है, बुला सकता है, सदन का अधिवेशन कहीं भी बुला सकता है, जहां चाहे वहां बुला सकता है और जब चाहे जिस समय चाहे वहां तब बुला सकता है, ठीक है, ध्यान देना है। परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस बात का कहने का मतलब यह है कि अनिवार्यतः लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं अमूमन बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हम लोग ये देखते हैं कि आमतौर पर हम लोगों के यहाँ 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है लोकसभा में कम से कम 3 सत्र होने अनिवार्य है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य है, क्योंकि अधिकतम 6 माह का समय, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। तो अनिवार्यतः 2 बार सदन का 2 बार लोकसभा का अधिवेशन होता है और परंपरागत रूप से या सामान्य रूप से 3 बार कराया जाता है, लेकिन अनिवार्यतः 2 बार होना आवश्यक है, ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 85(2) के तहत कुछ प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब हम लोग यही ऊपर देखे थे ना, ये जैसे लोकसभा का विघटन, यही हो गया, पहले विघटन राष्ट्रपति करता। अब लोकसभा का समय 5 वर्ष है, निर्धारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि 5 वर्ष से पहले विघटित भी नहीं किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग अलग है। कंडीशन क्या है? लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग भी किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब हालांकि यहां पर यह ध्यान देना है, अब प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, तो यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया, मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत खो देती है और ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बना सकने की संभावना पर भी स्वविवेक से विचार कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो दी, अब संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद अगर बहुमत खो देती है मतलब मंत्रिपरिषद रही नहीं, और यहां पर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है और मंत्रिपरिषद ने लोकसभा को भंग करने की सलाह दे दी राष्ट्रपति को। अब जब मंत्रिपरिषद ही नहीं है, उसने सलाह तो दी, लेकिन जब मंत्रिपरिषद नहीं है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य थोड़ी ना है, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद होगी तभी राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ये चीज हम लोग संविधान के अनुच्छेदों में पढ़ चुके हैं, प्रावधान पढ़ चुके हैं। अब मंत्रिपरिषद नहीं है तो राष्ट्रपति मान भी सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए लोकसभा को भंग करने की बजाय अगर कोई भी उपाय बचा है तो नई सरकार बनाने की संभावना पर स्वविवेक से विचार कर सकते हैं, मतलब दूसरी पार्टी को कह सकते हैं कि आप सरकार बना सकते हैं अगर वो पार्टी बहुमत में आ सकती है। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अगर वो पार्टी के पास ज्यादा सांसद हैं तो वो अपनी सरकार बना सकती है। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष के रूप में तथा एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है और अध्यक्ष, अभी प्रोटेम स्पीकर, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दी। मतलब ये मत सोचिएगा कि वो गायब हो गया, सब रहेगा, इसमें सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। मतलब लोकसभा के सदस्य ही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। अब लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया तो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, ध्यान दीजिएगा। शपथ तो बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है इन लोगों को? जैसे नई निर्वाचित लोकसभा पहुंचे सब लोग, इनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिला दिया सबको। अब शपथ दिला दिया, अब उसी में से लोकसभा के सदस्य लोग अपने में से एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेते हैं, ये लोग सदस्य के पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। मतलब अध्यक्ष चुने जाने के बाद कोई भी शपथ नहीं लेते, अध्यक्ष के पहले शपथ लेते हैं, मतलब सदस्य, ठीक, ये ध्यान देना है।
और लोकसभा चुन लिया गया तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। पता ही होगा, है कि नहीं? ये आसान भी है। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर एक आता है पद, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। तो जो निर्वाचित लोकसभा होती है, मान लीजिए 2024 का आएगा चुनाव, तो 2024 में कुछ लोग जीत के जाएंगे। अब कुछ लोग जीत के जाते हैं जब लोकसभा में, तो नव निर्वाचित लोकसभा होती है वो। तो अब नव निर्वाचित लोकसभा में से, उस लोकसभा में से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनेंगे। मतलब जो नव निर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। और कौन चुनता है प्रोटेम स्पीकर को? राष्ट्रपति चुनता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का पद स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, मतलब इनका कुछ काम होता है, कुछ निश्चित समय के लिए आते हैं और ये फिर सामान्य सदस्य के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक, अब प्रोटेम स्पीकर के कुछ कार्य हैं, 2 ही 3 कार्य हैं। ठीक है, क्या कार्य हैं? प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये लोग शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख लेते हैं, लेकिन लोकसभा, निर्वाचित लोकसभा को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता। प्रोटेम स्पीकर को चुना ही इसीलिए जाता है कि वो लोगों को शपथ दिलाए। ठीक है, ध्यान देना है। और स्पीकर का चयन करवाता है, करता नहीं है। करवाता किससे? जो जिन जिन लोगों से ये सदस्यों की शपथ दिलाएगा, जिन जिन लोगों से शपथ दिलाएगा, जो जो चुन के जाएंगे, मतलब लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, वो लोग मिल करके अपना स्पीकर का, अपने अध्यक्ष का चयन करते हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। 2 कार्य हो गए। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये भी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 2 काम हो गए इनके केवल, बस। और पद में रिक्ति, अब हम लोग देख लेते हैं पद में रिक्ति किसकी? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, ये देख लेते हैं। जब वह लोकसभा का सदस्य ना रह जाए, मतलब लोकसभा अध्यक्ष अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वो पद में उसकी रिक्ति मानी जाएगी। और दूसरा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, दूसरा, इसको हटाया जाए, मतलब संसद के मतलब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसको हटा लिया जाता है। हटाया कब जाता है? 14 दिन की पहले इसको नोटिस देनी पड़ेगी कि आपको हटाने का प्रावधान या संकल्प लाया जा रहा है। मतलब 14 दिन पहले राज्यसभा के अध्यक्ष को भी, सभापति को भी और इनको भी, ठीक है, पूर्व नोटिस दी जाती है। और किसके द्वारा? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा। मतलब उस समय जो सदस्य हैं, मतलब रिक्ति वालों को छोड़ करके, मान लीजिए 550 सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में अधिकतम, मान लीजिए इसमें से 540 ही लोग हैं, तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, मतलब 540 सदस्यों का बहुमत चाहिए। ये केवल 50% चाहिए, और 50% चाहिए, उनको 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है। अब अगर उनका पद रिक्त है, यदि पद रिक्त है, तो अध्यक्ष का कौन रहेगा? राष्ट्रपति जी से नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और यदि वे अनुपस्थित हैं, मतलब यदि अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, तो राष्ट्रपति जी से नियुक्त करते हैं, अमूमन उपाध्यक्ष आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब एब्सेंट हैं, तो एब्सेंट में तो एक पैनल होता है, उस पैनल में 10 सदस्यों के नाम होते हैं, और उन्हीं नामों की घोषणा जो होती है लोकसभा अध्यक्ष पहले से की होते हैं। पहले से अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि यदि अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट किसी कारणवश, तो इन 10 नामों में से किसी को अध्यक्ष का काम दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये होता है। ठीक, ऐसा राज्यसभा में भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कह रहा है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। ठीक है, जब प्रोटेम स्पीकर नए अध्यक्ष का चुनाव करवा देता है, तब जो है इनका पद रिक्त हो जाता है कि नहीं? मतलब अगर लोकसभा भंग हो जाती, मान लीजिए 2019 का है, लोकसभा अभी भंग हो गई मान लीजिए, लेकिन ये जो ओम बिरला है स्पीकर, ये अगली लोकसभा का चुनाव जब तक होगा, जब तक अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से, तब तक ये इनका पद रिक्त नहीं होगा, ये लोकसभा अध्यक्ष बने रहेंगे। जब सदस्य लोग मिलकर के, नवनिर्वाचित सदस्य मिलकर के, मतलब प्रोटेम स्पीकर जब उन नवनिर्वाचित सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा लेगा, तब ओम बिरला का पद समाप्त। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, मतलब अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हो, इनको पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, मतलब इनको पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए पीठासीन नहीं होंगे। मतलब अगर पीठासीन है, अभी अध्यक्ष है, पीठासीन है कि नहीं, अगर इनको हटाने का संकल्प पेश हुआ, 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी और पेश हुआ, अगर ये सदन में उपस्थित हैं, तो भी ये पीठासीन नहीं होंगे।
मतलब पीठासीन कोई और होगा, मतलब लोकसभा की अध्यक्षता कोई और करेगा। और अगर ये पीठासीन नहीं है तो केवल और केवल पहला मत देंगे, निर्णायक मत नहीं देंगे। पता चला बराबर बराबर निर्णायक मत इसलिए नहीं देंगे क्योंकि निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है, पीठासीन अध्यक्ष देता है, पीठासीन अधिकारी देता है। ये पीठासीन है नहीं। और मान लीजिए अगर ये निर्णायक मत देते, मान लीजिए बराबर बराबर मत आ गया, इनको हटाना है इनको नहीं हटाना है, बराबर आ गया, तो ये क्या देंगे? हमको ना हटाया जाए, है कि नहीं? इसलिए ये निर्णायक मत नहीं देते हैं, पहला मत देंगे दोस्तों, ठीक है? पहला मत देने के अधिकारी होंगे अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है, ठीक? ये चीज ध्यान देनी। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करती है, ये चीज ध्यान देनी है। अब लोकसभा की अध्यक्षता हम लोग ये देखते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। तो अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो जाते हैं तो वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होगा। वरिष्ठ सदस्यों का पैनल राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है और उस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान देनी है हम लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं गणपूर्ति कितनी होती है। गणपूर्ति मतलब कोरम, कभी भी होगा कोरम 10% होगा या 1/10 होगा। अब इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। तो 550 का आधा मतलब 10% कितना हो जाता है? 55 हो जाता है, ठीक है? गणपूर्ति मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब कार्यवाही के संचालन करने के लिए एक न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता हो, ठीक है? तो वो न्यूनतम सदस्य 10% है और यही 10% गणपूर्ति है और कोरम है, ठीक है? ये ध्यान देना है। अब सदन का नेता हम लोगों को पता है प्रधानमंत्री होता है। अब विपक्ष का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता विपक्ष के द्वारा नामित किया जाता है और उसको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है? और विपक्ष कौन होता है? विपक्ष वही होता है जिसको सदन में संख्या का न्यूनतम, सदन की संख्या का न्यूनतम मतलब 550 सीटें हैं तो 550 सीटों में न्यूनतम 55 सीटें उसके पास होनी चाहिए, तभी मतलब न्यूनतम 10% सीट उसके पास होनी चाहिए, तभी वो विपक्ष कहलाने लायक होगा। और ये प्रावधान संसद में नहीं, संविधान में नहीं है, ये प्रावधान 1977 में बनाया गया था कानून के द्वारा, ठीक है? ये चीज ध्यान देनी है, ठीक? ये सब चीजें होगी, मतलब न्यूनतम उसको 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए तभी वो विपक्ष कहलाने लायक होगा और 1977 में इसका प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा की सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य से कितनी लोकसभा सीटें हैं और अन्य फैक्ट जो है इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार जरूर पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा बिना रिवीजन के, चाहे कोई भी हो, ठीक? रिवीजन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है, हमको चीजें याद होती रहती है, ठीक है? अब हम लोग दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कार्य को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।